हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी पाठशाला में। और चूँकि बीपीएससी का पीटी भी बहुत नज़दीक आ गया है, तो अब हम रिवीजन के क्रम में वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछली बार पूछे हुए हैं, क्योंकि अमूमन माना जाता है कि बीपीएससी में कई टॉपिक्स से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। आज के टॉपिक में हमने जो क्वेश्चन लिया है वो पहला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जो कि आपके 66वीं के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और 65वीं में पूछा गया है। तो 65वीं में प्रश्न था कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया। इसका आंसर है दांडी, लेकिन उत्तर में दिया गया है साबरमती। जो क्वेश्चन का सेट आया उसके उत्तर में साबरमती दिया गया है। यहाँ एक कन्फ्यूज़न है कि आखिर साबरमती को क्यों माना गया, जबकि यह क्वेश्चन आंसर में नहीं है। साबरमती में यह डिसीजन लिया गया था कि गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व करना है, यानी गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व करना है। हो सकता है ऐसा कुछ, हम आयोग के आंसर पे तो हम किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के साबरमती समझने का यही अभिप्राय माना जा सकता है कि इस क्वेश्चन में साबरमती में ही यह निर्णय लिया गया था कि गांधी जी आने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। परंतु आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वह मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी से ही शुरू की थी, और दांडी से शुरू करने के बाद उन्होंने इसे तोड़ा था। ये 24 दिनों का आंदोलन हुआ था, और 24 दिनों के इस आंदोलन को फिर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये दांडी पहुंच के नमक बनाया था। कहते हैं कि नमक कानून को तोड़ा था, नमक कानून को तोड़ा गया था। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या तात्पर्य है और यह क्यों लिया गया इस तरह का स्टेप, किन किन स्थानों पर यह आंदोलन फैला, इन सब से संबंधित प्रश्न भी अपेक्षित हैं और कई अन्य स्टेट एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। जैसे कि हम इसे मान रहे हैं कि ये कब समाप्त हुआ, तो 6 अप्रैल 1930 को यहाँ से 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चला। इस आंदोलन के प्रारंभ होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह माना जाता है कि गांधी जी द्वारा 1929 में, जिस प्रकार से 1929 में 6 वर्ष के बाद सक्रिय राजनीति में वापस आए थे, और उस राजनीति में वापस आने के बाद इन लोगों ने जो 11 सूत्री मांग दिया था, 11 सूत्री मांग, यह 11 सूत्री मांग इन्होंने तत्कालीन वायसराय इरविन के समक्ष रखा था, और उनके समक्ष रखने पे उन्होंने यह शर्त रखी थी कि आप इन 11 सूत्री मांगों को मांग लेंगे तो हम किसी प्रकार से कोई आंदोलन नहीं करने जा रहे, लेकिन यदि इन मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। इन मांगों में कई मांगे थी, जैसे कि जो सेना थी उस पर 50% व्यय कम करना था, या फिर जो सिविल सर्वेंट थे उनके जो वेतन थे उससे 50% की कटौती थी, पूर्ण शराबबंदी थी, जो भी बंदी रखे गए थे उनको छोड़ना था। इस तरह से एक लिस्ट थी जिसमें रुपए और स्टर्लिंग के जो विनिमय दर था उसे कम करना था, हथियार कानून को में संशोधन करना था, और साथ साथ एक कानून था कि नमक पर लगने वाले कर और उसका एकाधिकार को समाप्त किया जाए। इस कारण से ये नमक बनाया गया स्वयं से, क्योंकि तत्कालीन समय तक नमक बनाने का अधिकार कंपनी को था, और इस प्रकार से इस आंदोलन का शुरुआत किया गया। लेकिन बाद में इस आंदोलन में और भी क्रियाकलाप किए गए, जैसे कि शराबबंदी के लिए महिलाएं आईं, शराबबंदी के लिए महिलाओं का आह्वान किया था गांधी जी ने। इसके साथ साथ इसमें छात्र और नौजवान भी आए थे, इन्होंने भी हिस्सा लिया था, और साथ साथ इस आंदोलन में कर का जमा नहीं करना, यानी कर, अब हम जिस प्रकार के कर देते थे, जैसे कहीं भू राजस्व दिया जा रहा है, कहीं चौकीदार कर के लिए कहा जा रहा है कि हम चौकीदार कर नहीं देंगे। किसी तरफ हम ये देखते हैं कि पूर्वी भारत में चौकीदार कर नहीं देने की बात हो रही थी, फिर मध्य भारत और
ये बिहार वगैरह के क्षेत्र में भू राजस्व नहीं अदा करने की बात हुई थी। मध्य भारत का एक क्षेत्र है जहाँ पे भू राजस्व न अदा करने की बात वहाँ के डाकू मंगल सिंह द्वारा उसका नेतृत्व किया गया कि हम नहीं अदा करेंगे, और ये सारे क्रियाकलाप जो हो रहे थे वो अहिंसात्मक रूप से हो रहे थे। जो भी सिविल डिसओबीडियंस हो रहा था वो उसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं की जा रही थी। और धीरे धीरे यह जो आंदोलन था वह पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर भारत, दक्षिण भारत तक में अपना प्रसार कर लिया। इसमें हम देखेंगे कि पूर्वी भारत में इसका मेन जो एरिया था वह मणिपुर था, और मणिपुर में इसका जो नेतृत्व किया यदुनाथ ने किया था। कुछ समय बाद यदुनाथ को फांसी दे दी गई और इस आंदोलन का नेतृत्व किया उनकी सिस्टर गैंडियालु ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और इनकी जो कर्मठता थी और इस आंदोलन के प्रति इनके समर्पण को देख के जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी, और ये कहा कि आने वाले भविष्य में इनके विषय में इन सब पूरा इतिहास जानेगा और जानने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम एक आंदोलन देख रहे हैं, सिविल डिसओबीडियंस का आंदोलन, जिसे सभी ने अवज्ञा आंदोलन, कहाँ से प्रारंभ हुआ और ये कहाँ गया, मणिपुर में। और इसके इन प्रश्नों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इस प्रकार के टॉपिक भी आ सकते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था सीमांत गांधी के नाम से प्रचलित खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने। इस आंदोलन के क्रम में इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की उपाधि से नवाजा गया था, और इस कारण यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं या खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है। इस क्रम में इनकी एक संस्था थी लाल कुर्ती। इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया था जिसे खुदाई खिदमतगार यानी कि ईश्वर का सेवक। इस खुदाई खिदमतगार संस्थान के द्वारा इन्होंने इस एरिया में, पश्चिमोत्तर भारत के एरिया में इस आंदोलन को बढ़ाया। जब हम एक बात और हम यहाँ बताना चाहेंगे कि मणिपुर में इस आंदोलन को जियारंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दक्षिण, अब पूर्वी भारत हो गया, मणिपुर वगैरह का क्षेत्र, पश्चिमी भारत हमारा सीमांत, ये राजस्थान से आगे अफगानिस्तान वगैरह के क्षेत्र में इन्होंने ये आंदोलन का नेतृत्व किया था। और जब हम दक्षिणी भारत में आते हैं तो हम देखते हैं सी राजगोपालाचारी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और इन्होंने त्रिचनापल्ली से बदोख्याम तक की यात्रा की थी और नमक कानून तोड़ा था। इनके बाद इन क्षेत्रों के बाद और भी कई क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों में यह आंदोलन फैला। ये कौन सा क्षेत्र था? जैसे बंगाल के साथ साथ ऐसे भी माना जाता है कि असम के कुछ लोग बंगाल का ये मिदनापुर था, बंगाल का मिदनापुर था, और असम से लोग आए थे बंगाल में इस कानून को, नमक कानून को तोड़ने के लिए। बंगाल का नोआखली एरिया में, इसके साथ साथ उड़ीसा में भी यह आंदोलन काफ़ी प्रचार प्रसार किया। तो
इस आंदोलन के फलस्वरूप तत्कालीन भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का जो आयात था उसमें 1/3 की कमी हो गई थी। भारतीय आयात में 1/3 की कमी हो गई थी और सूती वस्त्र जो था, सूती वस्त्रोद्योग, इसमें काफ़ी उन्नति देखी गई थी। तो इस तरीके से हम जिस प्रकार के अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक एक टॉपिक से अगर हम प्रश्न उठाते हैं तो उन प्रश्नों को हम जब इलेबोरेट करके पढ़ते हैं और हमने एक कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास किया तो इससे कई प्रश्न उभर के सामने आए। जैसे कि 65वीं में पूछा गया है यह प्रश्न, उसके पहले 44वीं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यही प्रश्न पूछा गया कि कहाँ से हुआ है, मे बी कि इसमें और कौन कौन से लोग जुड़े रहे, पूरब में कहाँ कौन थे, पश्चिम में कौन थे, खुदाई खिदमतगार के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ MP के एग्ज़ाम में और UP के एग्ज़ाम में, झारखंड के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही गए हैं। तो मेरा यह प्रयास रहा कि हम लोग इस एक श्रृंखला को स्टार्ट करें और इस श्रृंखला में हम लोग वैसे प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ डिस्कस करें कि कम समय में आप उसका कॉन्सेप्ट बना सकें और उससे संबंधित अन्य प्रश्न जो पूछने की संभावना है उसको भी आप कैच कर सकें। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी। इसको भी हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है और पूर्व के कई एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है। तो इस प्रश्न के उत्तर में कई हमारे जो ये ऑप्शंस है उसमें कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और भक्ति लक्ष्मी देसाई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। यह एक ट्रेंड अभी हमारे कुछ सालों से चला है कि हम कई प्रश्नों में देखते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, ई ऑप्शन भी आ गया है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा अगर देखें तो कस्तूरबा गांधी तो नहीं थी। अगर हम इल्यूमिनेट करें, श्रीमती भक्ति देसाई के बारे में भी हम नहीं जानते। तो इन दोनों में हम गेस भी कर सकना चाहें तो गेस कैसे करेंगे कि चूंकि सरोजनी नायडू तो भारत की थी, तो उस समय जब महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष, तो हमारे पास ऑप्शन बी ही बचता है, श्रीमती एनी बेसेंट। अब हम इस प्रश्न से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ है हमारे पास कुछ ट्रिक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महिला अध्यक्ष। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम देखें कि स्थापना कब हुई थी, किनके द्वारा की थी, किनके द्वारा की गई थी, है ना, कहाँ हुई थी, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, यानी कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। किनके द्वारा? जिन्हें A.O. ह्यूम, है ना, एलन एक्टोवियन ह्यूम के नाम से जाना जाता है। और कहाँ हुई थी? तो यह बम्बई में गोकुलदास, बम्बई में गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो इस एक प्रश्न से हमारे 3 और प्रश्न निकल गए कि कौन से किनके द्वारा की गई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा। कब हुआ? तो 28 दिसंबर को। और कहाँ हुआ? तो बम्बई में। एक प्रश्न और आता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जब हमने पढ़ा कि यह जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये हमने देखा कि महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, परंतु प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी। तो ये अनेक प्रश्न भी इसके साथ जुड़ते हैं। अब हम जानें कि आखिर एनी बेसेंट कौन थी और कहाँ से आई। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो कि आयरलैंड से आई थी भारत में, और ऐसा माना जाता है कि उनको आयरलैंड में
कुछ ऐसे दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त हुई जिसमें उनको यह संकेत दिया गया कि वो भारत जाएं और भारत में रह के यहाँ की व्यवस्था को देखें और यहाँ अपनी सेवा दें। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होके उन्होंने अपने मन की बात सुनी और वो भारत आई। भारत आने के बाद उन्होंने 1907 ईस्वी से 1933 ईस्वी तक पूर्ण रूप से थियोसॉफिकल सोसाइटी में अपनी भूमिका बनाई, अपना बहुत ही योगदान दिया, उसकी बहुत मेंबर के रूप में रही। इसके साथ ही 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की और 1917 ईस्वी में वो ये हमारे कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ये अध्यक्ष जो बनी थी ये कलकत्ता अधिवेशन के लिए, जो एनी बेसेंट बनी थी, ये कलकत्ता अधिवेशन के लिए बनी थी। अब हम आए एक अन्य जो टॉपिक दिया हुआ है, एक अन्य ऑप्शन दिया है सरोजिनी नायडू। तो यदि प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब हमारा आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। तब हमारा आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और हम इनके विषय में भी यह जान लें कि यह बहुत ही अच्छी एक प्रख्यात कवयित्री थी और नेत्री भी हुई, राजनीतिक रूप से सक्रिय नेत्री हुई। और इन्हें कानपुर अधिवेशन के लिए 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। साथ ही यह 1947 से 49 ईस्वी तक यूपी की, उत्तर प्रदेश की ये गवर्नर भी रही हैं, है ना, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं। अब हम कस्तूरबा गांधी के विषय में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लें कि आखिर कस्तूरबा गांधी कौन थी। यह माना जाता है कि उनके पिता का नाम गोकुलदास है और गोकुलदास मक्खनजी। कस्तूरबा गांधी के पिता का नाम गोकुलदास मक्खनजी है और उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी से उनकी सगाई कर दी गई थी और 13 वर्ष की उम्र में शादी कर दी गई थी। गांधी जी के हर आंदोलन में कस्तूरबा गांधी के पिता का नाम गोकुलदास मक्खनजी था और उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में गांधी जी के साथ कस्तूरबा की सगाई कर दी थी और 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी कर दी थी। तो कस्तूरबा गांधी को बा के नाम से भी हम जानते हैं और बा को हर कदम पे गांधी जी ने अपने साथ पाया। यह माना जाता है कि 1932 ईस्वी में जब हरिजनों के प्रश्न को लेकर गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी, तो उस समय में बा भी साबरमती जेल में थी। मीन्स कि महिलाओं के साथ बा हमेशा खड़ी रही। महिलाओं को जो साथ लेने की गांधी जी की एक रणनीति थी कि हम दूसरे पहिए को नहीं छोड़ सकते हैं, उनके साथ हर जगह पे बा को रखा गया। तो अभी हमने 2 प्रश्न देखे और उन 2 प्रश्नों से हमारे टॉपिक में, हमारे जेहन में अनगिनत प्रश्न निकल के आए। ये प्रश्न हमारे बीपीएससी के ये 65वीं के प्रश्न में भी पूछे गए हैं। और एक और प्रश्न था, हम देख सकते हैं, जो बीपीएससी में ही 65वीं में ही पूछा है, यह कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो इस समय में, विभाजन के समय, कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी को रखा गया था। ये जेबी कृपलानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय या कहें कि विभाजन के समय ये अध्यक्ष थे। तो अगर हमने 2 टॉपिक लिए और इन 2 टॉपिक से हमारे 3 प्रश्न आ गए हैं, तो इस तरह के टॉपिक्स को हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपके समक्ष
प्रस्तुत करते रहें और आपको इससे रिवीजन में भी फ़ायदा होगा और साथ साथ नए क्वेश्चंस किस तरह के और आने की संभावना बनती है उससे भी इससे बहुत ही लाभ होने की गुंजाइश है। हमारा प्रयास है कि हम अपना बेस्ट आपको दें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।